हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सोशल स्टडीज़ के, जो कि होंगे दिसंबर 2018 के। धीरे धीरे हमने 2011 से लेकर दिसंबर 2018 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो कृपया आप उन्हें ज़रूर देखें। आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बढ़ेगी और आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विंड वेन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, कि जो पवन चक्की होती है वो उसको किस चीज़ के लिए मापने के लिए, विंड फलक, पवन फलक को उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं, विंड वेन का जो प्रयोग है उसे विंड वेलोसिटी, हवा का वेग मापने के लिए, एयर प्रेशर वायु दाब, विंड डायरेक्शन की हवा की दिशा, या एयर टेम्परेचर कि जो हवा का तापमान कितना है। तो इसका जो विंड वेन है इसका जो प्रयोग किया जाता है उसको विंड डायरेक्शन के लिए, कि कौन सी दिशा से हवा बह रही है उसको मापने के लिए, हवा की दिशा देखने के लिए विंड वेन का इस्तेमाल किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी एक ऐसी परत है जिससे रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। तो इसका जो सही उत्तर है कौन सा है, ये होता है थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी थी, स्ट्रेटोस्फेयर थी शोभ मंडल, मेजोस्फेयर थी मध्य मंडल, और ये एक्सोस्फेयर बहिमंडल। तो इसका जो सही उत्तर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में ही जो होती हैं रेडियो वेव्स वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, और इसमें आयनोस्फेयर भी थर्मोस्फेयर में ही होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। मीजोस्फेयर में जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो यहाँ पर जो बर्न हो जाते हैं यहाँ पर मीजोस्फेयर में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है थर्मोस्फेयर, और जो एक्सोस्फेयर होती है वो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू द आउटर मोस्ट लेयर, कि हमने आंतरिक से बाहरी परत तक पृथ्वी की विभिन्न परतों की पहचान करनी है। तो देखते हैं कि सबसे बाहर वाली परत कौन सी होती है, पहले तो हमें ये देखते हैं। सबसे बाहर वाली परत होती है क्रस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने कहाँ कहा है, इन्होंने इंटीरियर से कहा है कि हमने इंटीरियर से बाहर की तरफ जाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्रस्ट लिखा हुआ है, तो ये तो क्रस्ट तो हो जाएगी गलत। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटल क्रस्ट, आउटर कोर एंड इनर कोर, कि जो मेंटल होती है, मेंटल तो होती है सेकंड वाली लेयर, तो ये भी हो जाएगा गलत। अब यहाँ पर आएगा, दो ऑप्शन बच गए कि सबसे पहले आती है इनर कोर, उसके बाद आती है आउटर कोर, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है, इसमें लिखा है क्रस्ट, यहाँ लिखा है मेंटल, और हमें ये तो पता है कि मेंटल आती है आउटर कोर के बाद। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। सबसे पहले आती है इनर कोर आती है, फिर उसके बाद आती है आउटर कोर, उसके बाद होती है मेंटल, फिर उसके बाद आती है क्रस्ट। क्रस्ट तो पता है आपको कि जो कि सबसे ऊपरी परत होती है धरती की, जहाँ पर हम फसलें उगाते हैं। ठीक है, जो आपको लैंड वाला एरिया दिख रहा होता है, ऊपर ऊपर जो हमें दिखती है परपटी सी, वो सारी क्या है, क्रस्ट, सबसे ऊपरी वाला जो भाग है परपटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व केयरफुली द लोकेशन ऑफ द सन, अर्थ एंड मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इट डिपेक्ट्स, कि हमने, वैसे तो मुझे थोड़ी टाइम की शॉर्टेज थी तो मैं इसमें इमेज ऐड कर नहीं पाया, फिर भी मैं आपको इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मुझे डायग्राम याद है। सो ये क्या है, ये सन है, ये है सन, ठीक है, और यहाँ पर है अर्थ, यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर मून है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या है, कि इन्होंने पूछा है कि ये जो डायग्राम दी हुई है इससे हमें क्या पता चलता है, कि इससे कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के स्थान को ध्यान से देखें, कि यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर मून है, और बताएं कि इसमें से क्या दर्शाया गया है। तो ये क्या है, ये सोलर एक्लिप्स है कि सूर्य ग्रहण है, लूनर एक्लिप्स है कि चंद्र ग्रहण है, या स्प्रिंग टाइड है या नीप टाइड है। अगर आपको याद हो, हमने ये जो था स्प्रिंग टाइड उच्च ज्वार और नीप टाइड निम्न ज्वार, इनके बारे में पढ़ा था। तो ठीक है, ये कोई उनमें से ही है ये। तो देखते हैं ये कौन सा ज्वार है। जब हमने पढ़ा था कि अगर मून, सन और अर्थ जब तीनों एक साइड में होंगे तो वो क्या होगा, वो होगा स्प्रिंग टाइड, यानी कि उच्च ज्वार। पर यहाँ पर ये क्या है, ये अर्थ के इधर में है ये मून और इधर है सन, तो ये कौन सा है, ये निम्न दबाव होगा। ठीक है, नीप ज्वार होगा, नीप टाइड है ये। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, नीप टाइड। ये वाली जो पोजीशन है नीप टाइड दर्शा रही है। अगर यहाँ पर मून यहाँ नहीं होता, मून अगर यहाँ पर होता, ठीक है,
मून। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मून यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, या फिर उसको कह सकते हैं अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिन। तो वहाँ पर फुल मून या न्यू मून होगा, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन हम उसे कहेंगे स्प्रिंग टाइड, उच्च ज्वार होगा, क्योंकि दोनों तरफ से गुरुत्वाकर्षण बल सन भी लगाएगा और मून भी लगाएगा। तो इससे जो पानी का जो ऊपर जो स्तर बढ़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसे हम स्प्रिंग टाइड कहेंगे। तो अभी क्या है, ये नीप टाइड है, निमन ज्वार है। इसका सही उत्तर कौन सा है, नीप ज्वार, निमन ज्वार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन द रिवर एंटर द प्लेन, कि जब भी जो नदी या मैदानों में प्रवेश करती है तो वो झुकती और बहती हुई बड़ी आकृति बनाती है, तो वो उसे कौन सा हम आकृति कौन सी कहते हैं, लीव, फ्लड प्लेन, मिएंडर, ऑक्सबो लेक। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी इन्होंने जो हिंदी में लिखी है वो गलत लिखी है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिएंडर्स। इसे विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प। ये जो ऐसी जब भी नदियाँ तेज बहकर आती हैं तो वो यहाँ पर जैसे कि ऐसे ऐसे वाली शेप बन जाती है नदियों कि जहाँ से वो बहकर जाती हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी ये स्नेक जैसी शेप बन जाती है, उसे हम मिएंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प हिंदी में कहते हैं। ये क्या है, मिएंडर्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हेन द रिवर एंटर द प्लेन इट बेंड एंड फ्लोस्ट फॉर्मिंग, ठीक है, वो झुकती है और बहती हुई बड़ी आकृति बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं, मिएंडर्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल इन मोस्ट inaccessible एरियाज एंड इन टाइम ऑफ calamities फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन। कि परिवहन का वो कौन सा साधन है जो दुर्गम क्षेत्रों में उन लोगों को बचाने के लिए भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयाँ वितरित करने के लिए इन आपदाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्या वो एयरवेज है, रेलवेज, रोडवेज या वाटरवेज। अगर हम वहाँ पर कहीं रिमोट एरिया है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, कोई ऐसी जगह जैसे कि कोई जहाँ पर थोड़ा पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, कोई पर्वतीय एरिया हो गया कि जहाँ पर थोड़ा सा भी इनएसेसिबल है, रिमोट एरियाज हो गए, तो हम कौन से साधन से जाएंगे। सड़कें नहीं होंगी तो हम रोडवेज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये यहाँ पर अगर रेलवेज भी वहाँ पर नहीं होगी, वाटरवेज भी नहीं होंगे, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, हेलीकॉप्टर। मेनली हम हेलीकॉप्टर्स का यूज़ जो करते हैं एयरवेज का वहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एयरवेज। इसका हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर, अगर कोई आपदा आई होगी, यहाँ पर रेस्क्यू लोगों को बचाने के लिए और फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन बांटने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील विद कॉम्पोजिशन ऑफ अ पार्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। कि भूगोल का वह शाखा, भूगोल की उस शाखा को हम क्या कहते हैं जिसमें हम मानव की आबादी के बारे में स्टडी करते हैं, उसे अर्बन ज्योग्राफी कहेंगे। अर्बन ज्योग्राफी, अगर आप अर्बन से अर्बन का मतलब समझ रहे हैं तो ये तो शहरी हो गई, तो ये तो हो जाएगा गलत। बायो ज्योग्राफी तो ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है। डेमोग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, डेमोग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी भी नहीं होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी सारा आ जाएगा। डेमोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, मेनली कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, कि हम कण मानव आबादी की संरचना से संबंधित वो शाखा को हम डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। असैशन द सन सेट्स इन गुजरात अबाउट 2 hours आफ्टर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज ऑन हायर लैटिट्यूड देन गुजरात। कि इन्होंने ये 2 सेंटेंस दिए हुए हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्यास्त होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में अधिक अक्षांश पर है। तो ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, कि ये दोनों सही हैं और ये जो आर है ये रीजनिंग दिया हुआ है कि ये बता रहा है कि हाँ ये बात सही कही हुई है इन्होंने। ये कि ये क्या इस लाइन से हमें ये पता लग रहा है कि हाँ ये जो क्यों होता है यहाँ पर 2 घंटे बाद अरुणाचल प्रदेश में, कि पहले 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्यास्त होता है, क्यों। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए एंड बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, कि ये जो दोनों सही हैं बट ये आर है, ये ए का जो रीज़न है वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सही तो दोनों में, बट ये जो आर है ये ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से गैर परंपरागत साधन कौन सा है ऊर्जा का? फायरवुड, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी या कोल? जलाऊ लकड़ी, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, कौन सा होगा इसका? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी वो है, ये कौन सा है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हम इसका प्रयोग बार बार कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि जो जल का है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कोई और जैसे विंड की एनर्जी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होते। सनलाइट है, ये सभी कभी ख़त्म नहीं होते, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और ये जो फायरवुड है, नेचुरल गैस और कोल है, ये इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो ये क्या है? ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। और ये सोलर एनर्जी क्या है, या फिर विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सभी क्या है? ये सभी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो सूर्य ऊर्जा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज, कि हम ब्रीडिंग की विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन के निम्न अनुसार है, कि उसको हम क्या कहते हैं? इन्होंने ये पूछा हुआ है। सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर? तो उसका जो सही उत्तर है वो है, अगर आप हिंदी में इसका अनुवाद देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। फिर भी जो इसका सही आंसर है वो है पीसीकल्चर, मछली पालन, मत्स्य पालन, ठीक है। और सीरीकल्चर क्या होता है? जिसमें हम रेशम के कीड़ों की खेती करते हैं, उसे सीरीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर है जब हम अंगूरों की खेती करते हैं, उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। और बागबानी, हॉर्टिकल्चर क्या है? जब हम फ्रूट्स फ्लावर्स की जब खेती करने लगते हैं उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? पीसीकल्चर, मछली पालन, मत्स्य पालन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज नोन एज, कि दो एक नैरो स्ट्रिप होगी, ठीक है, एक छोटी सी जगह जो दो लैंड को जोड़ रही होगी, उसे हम क्या कहते हैं? नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जो दो लैंड मासेस को जोड़ रही होगी उसे हम क्या कहते हैं? एक संकरी पट्टी को निम्न रूप में जाना जाता है, उसे हम इस्थुमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थुमस। इस्थुमस इज द राइट आंसर। और स्टेट क्या होता है? जब जैसे कि पाक स्टेट है, ये कहाँ पर है? श्रीलंका और भारत को जोड़ता है, उसे हम पाक स्टेट कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है इस्थुमस इज द राइट आंसर। ये दो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, कि इनमें से कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो छोटा है सबसे? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 13, एट द अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्राइजेज ऑफ, किस उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? इसमें से कौन से सब्जेक्ट हैं जो सामाजिक विज्ञान में शामिल किए जाते हैं? ये भी पैडागोजी का क्वेश्चन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी? इतिहास, ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र? जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडक्टिव लर्निंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, कि प्रेरक अधिगम विरोधाभासी है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण है इसका? एक्सपोजिटरी टीचिंग, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, सिमुलेशन या मास्टर लर्निंग? एक्सपोजिटरी टीचिंग, संरचना प्रशिक्षण, सिमुलेशन या मास्टरी लर्निंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सपोजिटरी टीचिंग। ये है इसका कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ये दोनों एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 15, द कलर्स यूज्ड इन अजंता केव्स पेंटिंग हैव बीन डेरिव्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रों में प्रयुक्त रंगों का जो प्रयोग किया गया है वो किस चीज़ से बनाए हुए हैं? रिमेन्स ऑफ एनिमल ऑर्गन्स, की वो पशु के अंगों के अवशेष से बनाए हुए हैं, वो ग्रेफाइट से बनाए हुए हैं, या प्लांट्स एंड मिनरल्स, की वो प्राकृतिक रूप से प्लांट्स और मिनरल से बनाए हुए हैं, या स्लेट से बनाए हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है वो प्लांट्स एंड मिनरल्स का जो प्राकृतिक रंग है उन्होंने वो यूज़ किया था। किसमें? अजंता केव्स में। अजंता केव्स की जो पेंटिंग्स हैं उनको बनाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 16, द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन, कि जो सबसे पहले वाली पांडुलिपियाँ थी वो लिखी जाती थी, किस पर लिखी जाती थी? पाम लीव्स, स्टोन्स, पेपर या वुड, ताड़ के पत्ते, पत्थर, कागज या लकड़ी। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी जिसे हम प्राइमरी सोर्सेज भी कहते हैं, ये पाम लीव्स पर लिखी जाती थी, ताड़ के पत्तों पर इन्हें लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, कि निम्नलिखित में से कौन सा काल मानव इतिहास में सबसे लंबा है? तो देखते हैं, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक या मेगालिथिक। तो इसका जो सही उत्तर है पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक, नवपाषाण काल या मेगालिथिक। इसका सही आंसर है वो है पैलियोलिथिक एज, कि पूरा पाषाण काल है वे मानव इतिहास में सबसे लंबा है। मानव ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आप याद जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, कि इनमें से हमने स्टेटमेंट पढ़नी है। मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास ऑफ पाकिस्तान, कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। ठीक है, एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। एविडेंस ऑफ फैनिंग एंड हर्डिंग आर फाउंड हेयर, कि फैनिंग और हेयरिंग के साक्षी यहाँ पर, यहाँ पर एविडेंस ऑफ फार्मिंग आएगा यहाँ पर, कि खेती बाड़ी के जो भी है और पशु चारकों के यहाँ पर कुछ अवशेष पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इसका कौन सा दोनों कौन से सही है? ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स या बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जो फर्स्ट वाला तो सही है पर दूसरे वाला गलत है, गलत इन्होंने फैक्ट पेश किया हुआ है। तो इसका ए सही है, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पा साइट्स हैव बीन फाउंड, कि निम्नलिखित में से उस राज्य का हमने नाम बताना है जहां हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी संख्या पाई गई है। कौन सा वो राज्य है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर कौन सा है? वो है गुजरात। गुजरात में जो हड़प्पा स्थल पाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में पाए गए हैं। किसी दिन हम उनका सारे नाम भी डिस्कस करेंगे, जब हमारी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की एनसीईआरटी जब शुरू करेंगे तब जरूर पढ़ेंगे। इसका अभी देख लेते हैं आंसर क्या है, गुजरात आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेदा वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है सीटेट में। क्वेश्चन नंबर ए, ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या प्राकृतिक, कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा से बना हुआ है? तो ये कौन सी भाषा है? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है मेन। क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपद इन 6th सेंचुरी BC वॉज, कि इनमें से पूछा हुआ है कि ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? महावीरा, प्रसेनजित, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिंबिसारा। बिंबिसारा इज द राइट आंसर। चलो अब हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।